नमस्कार। विभाग विनोद में आज फिर आपका स्वागत है। मैं एसएन विनोद आज फिर आपके सामने हाजिर हूं। आज की उस सर्वाधिक चर्चित खबर पर अपने विचार आपके साथ साझा करने, जिसने एक बार फिर शरद पवार को सुर्खियों में ला दिया है। और इसके साथ ही एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि क्या 2024 के चुनाव के पूर्व विपक्षी एकजुटता के मार्ग में, दोहरा दो, विपक्षी एकजुटता के मार्ग में क्या शरद पवार बाधक बनेंगे? यह एक ऐसा सवाल है, लेकिन पिछले दिन एक खबरिया चैनल और विडंबना के रूप में उस खबरिया चैनल जिसे हाल में अडानी समूह ने लगभग टेक ओवर कर लिया है, चूंकि सबसे ज्यादा शेयर उन्हीं के हैं, उस खबरिया चैनल पर साक्षात्कार के दौरान शरद पवार ने जो हंगामा इन दिनों बरपा है राजनीति के पटल पर, अडानी समूह के खिलाफ जांच के लिए जेपीसी अर्थात संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। सदन नहीं चल पाया। लगभग अगर हम बोल दें तो एनसीपी सहित 20 विपक्षी दल एकजुट होकर इसकी मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार एक सिरे से इसे ठुकरा रही है। और तब अनेक तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जेपीसी से जांच की मांग से मोदी सरकार कतरा क्यों रही है। ध्यान रहे, इसके पीछे एक प्रमुख तर्क यह है कि संसद में बहुमत के आधार पर जेपीसी में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा सदस्य रहेंगे अगर उसका गठन होता है, और इसकी अध्यक्षता भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा। इसके बावजूद जेपीसी के गठन की मांग को ठुकरा कर मोदी सरकार ने स्वयं को कटघरे में खड़ा किया। इस पर बहस चल रही, हंगामे चल रहे। आप सबको पता है किस प्रकार संसद का लगभग पूरा सत्र बेकार चला गया। अब शरद पवार, ध्यान रहे, जो महाविकास अघाड़ी की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस के साथ महाविकास अघाड़ी में है, उसके सर्वे सर्वा और देश के कद्दावर नेता शरद पवार ने दो टूक उस साक्षात्कार में खबरिया चैनल पर संसार में कहा कि जेपीसी की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की जो समिति कमेटी बनी है जांच के लिए, वो काफी है। और यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर अडानी समूह को टारगेट किया जा रहा है। अर्थात शरद पवार ने अप्रोच में यह कह दिया कि जेपीसी की जांच की कोई आवश्यकता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी जांच करी वो काफी है। मतलब विपक्ष जो अभी तक मांग कर रहा है, विपक्ष का जो स्टैंड है जेपीसी के गठन के पक्ष में, उसके खिलाफ शरद पवार जा रहे हैं। क्यों? यह सवाल उठेगा, आखिर क्यों? जब चुनाव नजदीक है और इस बार का 2024 का चुनाव अनेक मामलों में महत्वपूर्ण है, सभी जानते हैं। विपक्षी एकता की कवायद चल रही है। राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से बाहर कर दिया गया, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। वह मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। विपक्षी दल जहां कभी बिखरे बिखरे नजर आ रहे थे, अब इस राहुल गांधी के मुद्दे पर एकजुट होते दिखे। ममता बनर्जी भी साथ आई, अखिलेश यादव भी साथ है, दक्षिण के दल भी साथ आ रहे थे।
तभी अचानक ये शरद पवार का बयान आ गया। एक प्रकार से उन्होंने अडानी के पक्ष में विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया। यह एक ऐसा मामला है कि फिर से उनके पुराने पार्श्व को देखते हुए कि राजनीतिक बहस छिड़ गई है। हालांकि कांग्रेस की ओर से बयान आ गया कि यह उनका निजी मामला है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट है। शरद पवार को याद होगा जब सोनिया गांधी सामने आई थी कांग्रेस में और शरद पवार कांग्रेस में थे, एक कद्दावर नेता के रूप में उनकी पहचान थी। राष्ट्रीय स्तर पर शरद पवार की लोकप्रियता का कोई चुनौती नहीं दे सकता, इतने लोकप्रिय थे शरद पवार। एक सशक्त अच्छे नेता के रूप में पूरे देश में उनकी एक पहचान बनी थी। तभी उन्होंने सोनिया गांधी की विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, राष्ट्रवादी कांग्रेस में चले गए। राजनीतिक विश्लेषक बाद में जो घटनाक्रम हुए उसमें यह कहने से नहीं चुके कि अगर शरद पवार ने तब कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा होता तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की जगह शरद पवार देश के प्रधानमंत्री बनते। मतलब एक राजनीतिक चूक उस समय शरद पवार से हुई थी, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। और आज ये ताजा घटना विकास क्रम में यह कहने को मजबूर होना पड़ रहा है कि शरद पवार का जो बयान दिया उन्होंने जेपीसी के गठन के खिलाफ, अर्थात विपक्ष की मांग के खिलाफ, उससे फिर संदेह प्रकट हो रहे हैं कि कहीं सचमुच विपक्षी एकता के प्रयास के मार्ग में सबसे बड़े बाधक स्वयं शरद पवार तो नहीं बने। हालांकि यह टिप्पणी उचित नहीं होगी, लेकिन राजनीति, देश की राजनीति और देश की आवश्यकता लोकतंत्र के हित में इस बात की मांग कर रही है कि शरद पवार के ताजा बयान के पीछे की हकीकत को ढूंढा जाए। सभी जानते हैं शरद पवार अस्वस्थ होने के बावजूद जिस रूप में सक्रिय हैं वह एक उदाहरण है उनकी कर्मठता का, उनकी कटिबद्धता का, समाज के प्रति, अपने समर्थकों के प्रति और बृहत्तर राष्ट्र हित में लोकतंत्र के प्रति उनका जो समर्पण है, इसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन उनके अंदर खाने के लोग जो बताते हैं वह यह कि उनकी एकमात्र चिंता अभी जो है वह अपने परिवार को लेकर है, अपने परिवार के सदस्यों के राजनीतिक भविष्य को लेकर है। उन्हें अस्थायी रूप से राजनीति में स्थापित करने को लेकर है उनकी चिंता। उनकी बेटी सुप्रिया सुले, भतीजे अजीत पवार आदि की बातें सब सामने हैं। लोग कहते हैं वह एक पृथक मामला है, लेकिन इसमें सच्चाई हो सकती है, क्योंकि शरद पवार का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ऐसा दिखने लगा कि अब सारे विपक्षी दल सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2024 के चुनाव में उन्हें चुनौती देने के लिए एक मंच पर आ सकते हैं। तभी यह बयान आ गया। और चूंकि शरद पवार के मुखार बिंद से ऐसे शब्द निकले हैं जिसे ऐसा लगता है कि उन्होंने अडानी जिसे टारगेट बनाया हुआ है, स्वयं शरद पवार ने ही कहा कि अडानी को टारगेट बनाया गया एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर, जिस कंपनी के विषय में कोई जानता नहीं, उसका पार्श्व जानता नहीं, उसे टारगेट बनाया जा रहा है। अर्थात अप्रोक्ष में उन्होंने अडानी का बचाव कर दिया है। यह छोटी मोटी घटना नहीं है, इसके दूरगामी परिणाम होंगे अगर तत्काल शरद पवार
स्वयं सामने आकर स्पष्टीकरण नहीं देते। यह घटना विकास क्रम सारे विपक्ष को हाशिए पर ला देगा। उनके सारे प्रयास को, विपक्षी एकता के प्रयास को चोट पहुंचाने वाले शरद पवार के बयान की राजनीतिक मीमांसा तो होगी, शुरू हो गई है, प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। ऐसे में यही आग्रह रहेगा लोकतंत्र के हित में, देश के हित में, कि शरद पवार अपने शब्दों पर पुनर्विचार करते हुए सामने आकर स्पष्टीकरण दे, अन्यथा एक बार फिर इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। और मैं यह कहने को मजबूर हूं कि शरद पवार की दूसरी राजनीतिक भूल होगी। पहली जब विदेशी मुल्क के मुद्दे पर, सोनिया गांधी के विदेशी मुल्क के मुद्दे पर उन्होंने स्वयं को कांग्रेस से अलग किया था, और यह दोहरा दूं कि आज भी राजनीतिक विश्लेषक के कहते हुए मिले हैं कि उनकी उस भूल ने उन्हें राजनीतिक हाशिए पर लाया था। अगर उस समय उन्होंने कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी होती तो फिर यह दोहराना हो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की जगह वो प्रधानमंत्री बनते। और आज जब विपक्षी एकता के प्रयास हो रहे हैं, जिसमें आगे प्रथम पंक्ति में प्रथम स्थान पर शरद पवार को रखा गया है, उनकी वरीयता को देखते हुए, उनके अनुभव को देखते हुए, उनके समर्पण को देखते हुए, उनकी कुर्बानियों को देखते हुए, तब स्वयं इस जैसे कहते हैं कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, इस तरह का आचरण उन्होंने क्यों किया, इस पर राजनीतिक विश्लेषक सामने आएंगे, प्रतिक्रिया शुरू हो गई, उसकी प्रतीक्षा रहेगी। लेकिन इसी बीच एक और खबर ने सभी राजनीतिक विश्लेषकों को यह कहने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इस देश में परिवारवाद को लेकर नई परिभाषा क्यों गढ़ी जा रही है। यह हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, जो राहुल गांधी ने हाल में प्रहार किए कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, लंदन में दिए गए उनके एक संबोधन के अंश को भारत का अपमान माना गया और इसे मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी माफी मांगो का ऐसा अभियान चलाया कि संसद का सत्र भी नहीं चल पाया, उसे एक मुद्दा बना लिया था। अब अमित शाह ने यह कहा कि वस्तुतः देश में लोकतंत्र खतरे में नहीं है, बल्कि एक परिवार खतरे में है, और एक परिवार की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी इस तरह के आरोप सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है। यह अमित शाह का कहना। यह एक विचित्र है। जब ध्यान रखें 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद से आज तक 61 कांग्रेस अध्यक्ष बने, उनमें कितने नेहरू परिवार के सदस्य हैं मालूम है आपको। यह सवाल जहां उठेगा, यह परिवारवाद का आरोप अपने आप समाप्त हो जाता है। इसलिए यह कोई पूछता नहीं है, यह सवाल नहीं उठाया जाता है कि 61 अब तक जो कांग्रेस अध्यक्ष हुए उसमें नेहरू परिवार के कितने, नहीं कहा जाता। नेहरू परिवार की बात आती है तो अब जो स्थापित सत्य है, कड़वा सत्य ही मान ले, लेकिन सत्य है कि आज जो कांग्रेस की स्थिति है उसमें कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार एक दूसरे के पर्याय के रूप में स्थापित हो चुके हैं। आप आज नेहरू गांधी परिवार को कांग्रेस से अलग कर दिए, कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, यह तय है। आप चाहे जितने इस पर बहस करा लें, लेकिन सच्चाई यही है। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने, चुनाव हुआ, बाजाबता चुनाव हुए, जो उनके यहां परंपरा है। राहुल गांधी ने घोषणा कर दी थी कि मैं या मेरे परिवार का, नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं बनेगा।
खड़गे चुनाव जीते, अध्यक्ष हैं, लेकिन क्या नेहरू गांधी परिवार को अलग रखकर वो कांग्रेस का नेतृत्व कर सकते हैं या कांग्रेस को पुनर्जीवित कर सकते हैं? आज कांग्रेस को मरना संघ कहा जाता है, यह सच्चाई है। दशकों देश पर शासन करने वाली कांग्रेस, इतनी पुरानी कांग्रेस, स्वतंत्रता आंदोलन या देश को आजादी दिलाने में उसके योगदान को कोई भूल नहीं सकता। निर्णायक योगदान कांग्रेस का रहा। देश ने कांग्रेस के नेतृत्व में ब्रिटिश शासकों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी और सफलता प्राप्त की। इसका श्रेय कांग्रेस को जाता है, अन्य लोगों के अलावा। यह सच है। कोई अकेला एक दल या एक व्यक्ति इस तरह का श्रेय नहीं ले सकता। पूरा देश साथ में था, लेकिन नेतृत्व प्रदान करना, दिशा प्रदान करना एक दल किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। उस भूमिका का निर्वहन कांग्रेस पार्टी ने किया था। यह उसकी कुर्बानी है, इतिहास में दर्ज है। बावजूद इसके आज उस पर परिवारवाद का आरोप अगर हमेशा लगाते हैं और कहते हैं कि यह संकट लोकतंत्र का नहीं है, परिवार को बचाने का प्रयास है, तो ठीक है। विपक्षी दल के रूप में और चूंकि किन्हीं कारणों से, बल्कि अस्पष्ट कारणों से, जिस प्रकार राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है सत्तारूढ़ दल के, उससे पहले तो लोग बहुत चक लगे थे कि आखिर क्यों, वो तो किसी पद पर भी नहीं है कांग्रेस में, लेकिन राहुल राहुल राहुल, उनको जो टारगेट किया गया उसके पीछे कारण हुए जो मैंने कहा कि आप नेहरू गांधी परिवार को अलग कर कांग्रेस के अस्तित्व की कल्पना भी फिलहाल नहीं कर सकते। और इसके लिए चूंकि वह एक युवा जिसने लगभग 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत, उसके बाद उनकी छवि जो देश समाज में एक नई छवि उभर करके आई, वह किसी पप्पू की नहीं, एक परिपक्व नेता के रूप में स्वयं को स्थापित किया। अपने समर्पण को उन्होंने चिन्हित किया। उनके ऊपर दावा था कि वो तो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, लेकिन इस पद यात्रा ने वे सभी आरोप हाशिए पर कर दिए और राहुल गांधी एक नए राहुल गांधी के रूप में सामने आकर गया, जिसे देश ने स्वीकार किया। हमें बता दो, मैंने कई कार्यक्रम में पहले कहा है कि कड़वा सच है कि देश ने राहुल गांधी के नेतृत्व को कभी स्वीकार नहीं किया। यह एक सच्चाई थी, लेकिन आज की ताजा सच्चाई यह भी, उस भारत जोड़ो यात्रा के लगभग 4000 किलोमीटर की पदयात्रा करने के बाद और जिस रूप में राहुल गांधी आज लोगों के सामने आ रहे हैं, उससे उनकी सच में एक नई छवि सामने आई है और अब लोगों ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। यह एक सच्चाई है। शायद इसी से विचलित होकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति के तहत राहुल गांधी को निशाने पर रखा है। कोई भी अवसर वो नहीं चूकते जब राहुल गांधी पर प्रहार कर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की गई हो। लंदन में दिया गया उनका बयान, बल्कि एक संबोधन था उनका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, उसे लेकर जो बवाल खड़ा किया गया देश में, संसद को नहीं चलने दिया गया, उसी समय यह तय हो गया था कि राहुल गांधी उस समय तक निशाने पर रहेंगे जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह आह्वान जिसमें उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी सफल नहीं हो जाता। इसे नहीं भूले। लेकिन जो कांग्रेस का इतिहास रहा हुआ है, जो कांग्रेस का प्रभाव देश की जनता पर, समाज में है, जन जन में है, यह ठीक है कि आज वे, उनकी जो राजनीतिक हैसियत है, जो सारा मामला संख्या बल का होता है, संसद में जो उनकी मौजूदगी है, देश के अनेक भागों में, अनेक राज्यों से उनकी सरकारें खत्म हो गई,
उस हालत में इसी कहा जाता है कि आज मरना सन स्थिति में है। बावजूद इसके अगर कांग्रेस से राहुल गांधी पर प्रहार होता है, जैसे अमित शाह ने कहा कि परिवार को बचाने के लिए, तो आज उनके निशाने पर नेहरू गांधी परिवार इसीलिए है। वो जानते हैं कि अगर इस परिवार को राजनीति से अलग कर दिया जाए, करवा दिया जाए, तो नरेंद्र मोदी का वो कांग्रेस मुक्त भारत का स्वप्न पूरा हो जाएगा। इसीलिए नेहरू गांधी परिवार के चिराग राहुल गांधी या अन्य सदस्यों पर ताबड़तोड़ हमले भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थकों से कर दिया जाता। और कांग्रेस एक दूसरे के पर्याय हैं, इसे अलग नहीं किया सकता। अलग होने का मतलब है कि कांग्रेस के अस्तित्व पर सवालिया निशान। इसलिए भी आज सब कुछ के बावजूद भारतीय लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष की मौजूदगी के लिए जरूरी है कि कांग्रेस एक सशक्त राजदल के रूप में अपनी पुरानी पहचान पुनः वापस ले। धन्यवाद।